नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत के नसरुल्लाह की। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को जिस तरीके से इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया, उससे एक उम्मीद जगी है कि अब भारत के हिजबुल्लाहों और नसरुल्लाहों का भी अंत होगा। भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इस तरीके के कारनामे को पहले भी अंजाम दे चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने से पहले इजराइल ने एक एक कर उसके सभी कमांडरों को मौत के घाट उतार चुका। नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। इस मौत से आतंकी संगठनों की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है। दुनिया के दूसरे आतंकी संगठन भी नसरुल्लाह हसन की मौत से थर्रा गया है। इजरायली सेना का मनोबल इस मौत से 7वें आसमान पर है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म तो अभी नहीं होगा, लेकिन काफी दिनों तक वह कुछ करने की स्थिति में भी नहीं होगा। इस हमले के बाद से जो अयातुल्लाह खोमैनी है, उसको भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और ऐसा अयातुल्लाह खोमैनी को डर है कि कहीं इजराइल जो अगला स्ट्राइक है वो उस पर ना करे। इस आतंकी संगठन का अगला चीफ कौन होगा, यानी हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह का अगला चीफ कोई भी बने, उसके सामने चुनौतियां असीमित होगी। उसके सामने केवल यह चुनौती नहीं है कि इजराइल से अपनी सुरक्षा कैसे करे, बल्कि अपने आतंकवादियों को संगठित करके रखने की भी एक बड़ी चुनौती उसके पास है। इजराइल के इस टारगेट मिशन के बाद से हिंदुस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान और मलेशिया में छिपे अपने आतंकियों को ठिकाने लगाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भारत के आतंकियों में भी डर बैठ गया है। क्या विदेशों में छिपे देश के दुश्मनों को इसी तरीके से ठिकाने लगा देना चाहिए। क्या नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के आतंकी दूसरे संगठन का रुख करेंगे, क्योंकि अब उसका लीडर नहीं है, तो हो सकता है लीडर के अभाव में वो किसी दूसरे आतंकी संगठनों का रुख करेंगे। और क्या नसरुल्लाह की मौत दुनिया में दूसरे आतंकी संगठनों के लिए एक सबक है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम परिचय करवाएंगे और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन रिपोर्ट से पहले हिजबुल्लाह की मौत के बाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने उनसे बात की है और इसी मुद्दे पे बात की कि क्या भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, उसका क्या जवाब दिया उन्होंने। एक बार सुनते हैं उनको। दुनिया के किसी कोने में भी आतंकवाद है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के तमाम नेताओं ने आतंकवाद को ख़त्म करने का संकल्प ले लिया है। मैं किसी भी तरह के आतंकवाद के घोर खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया से आतंकवाद ख़त्म हो। आतंकवाद किसी एक धर्म के, दुनिया के किसी कोने में भी आतंकवाद है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के तमाम नेताओं ने आतंकवाद को ख़त्म करने का संकल्प ले लिया है। मैं किसी भी तरह के आतंकवाद के घोर खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया से आतंकवाद ख़त्म हो। आतंकवाद किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, किसी एक देश के खिलाफ नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ है। तो आतंकवाद किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ है, ये सब समझते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो दुश्मन है, जो दूसरे देश में जाकर के छुपे हुए हैं, उस पर भी इसी तरीके से अटैक हो, इसी तरीके से स्ट्राइक हो और उसको भी खत्म कर दिया जाए। और एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नसरुल्लाह अब और दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए अपने दुश्मन आतंक के उन आकाओं को साफ और स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जब जब मजहब के नाम पर आतंकवादी इजराइल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं कर देते, तब तक इजराइल ऐसे ही बेखौफ आतंक के उन नुमाइंदों को 72 हुरों के पास भेजता रहेगा, जिसने कल यानी बीते शुक्रवार को हिजबुल्लाह के विभिन्न ठिकानों को हमला करते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को उसकी बेटी के साथ जहन्नुम की आग में झोंक दिया है। इजराइल का हमला इतना भयावह था कि इसमें दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और कुछ दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेलते हुए इजरायली सेना के लेबनान में बेरूत समेत हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं आज जिस युद्ध में इजराइल के सामने हिजबुल्लाह खून के आंसू बहा रहा है, वास्तव में उसी ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल के साथ 1 महीने तक युद्ध चला, जिसमें 1000 से ज्यादा
लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की असली शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई, जब हमास हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें उसने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इनमें 12 बच्चों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन और फुआद शकूर को मार गिराया। इसके बाद 17 सितंबर को लेबनान में वॉकी टॉकी, रेडियो, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ब्लास्ट हुए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई। सितंबर को इजरायली सेना ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। 20 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 2 दशकों का सबसे खतरनाक हमला किया, जिसमें 580 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं अब इजराइल ने अपने ताजा हमले में हिजबुल्लाह के आका को ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो हिजबुल्लाह जिसने साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की, जिसके द्वारा 1983 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की गई, 63 लोग मारे गए। वहीं साल 1984 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास परिसर में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए कार बम विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए, जिसने साल 1994 में इजराइल के लंदन दूतावास और ब्यूनस आयर्स यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कार बम विस्फोटों को अंजाम दिया, जिसने साल 2006 में इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। उस हिजबुल्लाह ने अब इजरायली हमलों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का संहार कर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर भारत के नसरल्लाह का संहार कब होगा और आखिर कब भारत अपने दुश्मनों और आतंक करेंगे चर्चा की शुरुआत। और हम कह रहे हैं कि भारत के नसरुल्लाहों का जो है अंत कब होगा, उसका संहार कब किया जाएगा, क्योंकि भारत में एक नहीं दर्जनों नसरुल्लाह हैं जो भारत से भाग करके दूसरे देशों में जा करके छुपे हुए हैं और वहाँ से भारत के खिलाफ जो है आतंकी गतिविधियाँ कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ एस बहल जी है, फॉर्मर राजनयिक है, हमारे साथ के सिन्हा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, और इसके अलावा सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ है। चर्चा की शुरुआत जो है हम एस बहल जी से करेंगे। बहल साहब, पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है इसी मुद्दे पर, लेकिन आज जो हिजबुल्लाह के चीफ के मारने की खबर आई है, उसके बाद से लोग तो अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो भारत के संदर्भ में इसका क्या असर है, भारत के संदर्भ में इस मसले को आप कैसे देखते हैं। दूसरा, ईरान के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि ईरान में जो है अब वहाँ पे खुमैनी को जो है एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, उनको भी डर है कि शायद इजराइल हमारे पे भी स्ट्राइक ना करे। भारत के संदर्भ में इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? मुकेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, पर इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। और सबसे पहला बैकग्राउंड ऐसे है कि जो अभी करंट अप्रोच फॉलो की जा रही है नेतन्याहू की, वो प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी है, यानी कि वो पहले खुद अटैक कर रहे हैं। ये हमस और हिजबुल्लाह के अटैक्स के बाद की बात करूं, जो हमस और हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए वो तो बहुत ही गलत थे, लेकिन जो अब प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू, उसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो इतने सारे इनोसेंट यानी कि मासूम सिविलियंस को मारा जा रहा है इस स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये दोनों कहीं ना कहीं इनको उल्लंघन हो रहा है। इसकी वजह से ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के अगेंस्ट वारंट इशू करने की बात कही थी, और यूएन जनरल असेंबली ने लड़ाई को रोकना, इलीगल ऑक्यूपेशन जो इजराइल का है गाजा के अंदर, उसके ऊपर बात की। लेकिन ये दूसरी चीज है, जो उनकी फिलॉसफी है अटैक करना हिजबुल्लाह के लीडर्स की, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच है। अगर आप लीडरशिप को किल कर देंगे तो उस मूवमेंट को किल करने की उनकी स्ट्रैटेजी है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो मेथड उन्होंने यूज किया है वो गलत। अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर 6 बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बंकर बस्टिंग बॉम्ब से, कितने सैकड़ों लोग, 700 लोग अभी तक उधर मर चुके हैं, जो इनोसेंट्स हैं, जो मर चुके हैं लेबनान में, और 43,000 मर चुके हैं गाजा के अंदर, एक छोटी सी स्टेप गाजा, और अभी तक 1 साल होने वाला, अभी तक कंट्रोल इजराइल का गाजा पे नहीं है। अब मैं यहीं पे लाके जो इंडिया की स्ट्रेटजी है उससे रिलेट करता हूं। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो है घुसकर अंदर मारने की, लेकिन उसमें सिविलियन नहीं मरते। यह बहुत ही सोची समझी अच्छी स्ट्रैटेजी है, और यह स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी चाहिए। इससे यह होता है कि आतंकी संगठन और आतंकी जो आतंक फैलाते हैं, ऐसे टेररिस्ट को
हमेशा डर लगा रहता है कि हम कहीं भी छुप नहीं सकते, क्योंकि हम पे कहीं पे भी कभी भी हमला किया जा सकता, और उस हमले में लेकिन हम लेकिन बैल साहब, सिर्फ इससे ये civilian- स्ट्रैटेजी, इससे ये डर भी तो है कि आतंकी जो है और सामान्य नागरिक के पीछे जाके भी छुप सकते हैं, क्योंकि पता है कि भारत जो है नागरिकों की हत्या करेगा नहीं, सिविलियंस को मारे, सिविलियन के बीच में छुप जाते हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में देखिए इस पूरी स्ट्रेटेजी में जैसे मोसाद पहले करता था, ये पहली बार है कि वो हवाई हमले और ड्रोन्स को लेकर सिविलियन एरियाज को एकदम कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। अगर ये चीज अगर छोड़ दी, उससे पहले मोसाद क्या करता था, जो 1972 की म्यूनिक की जो बॉम्बिंग्स हुई थी, इन्होंने चूज कर करके, इंक्लूडिंग पेजर अटैक, ये पहली बार नहीं हुआ, फोन का अटैक तो पहले भी हो चुका है, और ये सारे के सारे अटैक्स किसने किए, मोसाद ने किए या उनकी सोसाइटी, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने किए, बिन शायद ऐसा शायद उनका नाम है। अगर वो जो पहले स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे वो बिल्कुल सही थी, और यही स्ट्रेटेजी इंडिया फॉलो करता है, चाहे हमारे टारगेट्स जो हैं वो छुपे हों वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के पीछे, लेकिन कभी ना कभी वो बाहर निकलते हैं, कभी ना कभी वो अकेले होते हैं। हमारा सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जब वो अकेले होते हैं तब हमला करें, और वही हम कर रहे हैं, और बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी भारत फॉलो कर रहा है, और इजराइल की थिंकिंग सही है, उनकी मेथोडोलॉजी सही। चलिए, आपने कहा के सिन्हा भी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि वो इससे कितना सहमत है। के सिन्हा साहब, क्या आप सहमत हैं, या आप यूँ कहेंगे कि प्यार और जंग में सब जायज़ है? देखिए मुकेश जी, जय हिंद। पहले जय हिंद। मैं वो संतों वाली लड़ाई की बात नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है मैं वो करता हूँ, जो राम ने रावण के साथ किया, या महाभारत का युद्ध हुआ, या मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूँ, जो रंजीत सिंह ने किया। ये जो हमारी जो ये बातें होती हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कहाँ हो गया था 7 अक्टूबर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जब आपने वहाँ निहत्थे लोगों को एक कंसर्ट के अंदर में मार करके, रेप करके, और उसकी प्रदर्शन, इसकी तो किसी भी तरीके से, यदि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सब शामिल हैं और पर्दे के पीछे से करते हैं, और फिर नैरेटिव पैदा करते हैं, और फिर नैरेटिव पैदा करके ऐसे लोगों को फंसा जाते हैं, जिसमें हम लोग फौज वाले भी शामिल हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज टू बी डन इन ह्यूमैनिटेरियन। कौन सा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है भाई? हमारी फौज जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रही है, मैं वहां पर 40 दशक तक लड़ाई लड़ी है, हाथ पीछे बांध करके हम अभी भी जवानों की बलिदानी दे रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हम, देखिए चीजें ऐसे नहीं होती हैं। तरीका, आप किसी नासूर को, किसी रावण को, किसी भस्मासुर को मारना है तो मारते हैं जो इजराइल, क्योंकि वो अपनी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता कहाँ, बिल्कुल वजूद की लड़ाई है। बिल्कुल मुकेश जी, ये बताइए, ये यहूदी बड़ी संख्या में, करीब 4 लाख, आज तो केवल वहां बचे 96 लाख, 1 करोड़ से भी कम। ये जितने वहां पर हैं, इजिप्ट में 4 लाख यहूदी थे, एक नहीं बचा है। लेबनान में, जो कि क्रिश्चियन मेजोरिटी देश था, जहां पर फिलिस्तीनी चले गए, वहां पर भी 75,000 यहूदी रहते थे। आज उसके, या तो बोलेंगे कि कहां से ये आंकड़े, या तो इतिहास के पन्नों को नहीं हम खंगालते। जॉर्डन में, ईरान में, केवल भारत ऐसा देश है जिन्होंने यहूदियों को रहने दिया। बात वहां की नहीं है, बात टेररिज्म की है। और टेररिज्म के लिए ये कह देना कि ये नैरेटिव पैदा कर देना कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में 205 में 205 में गलत नीति से वहां पे सेटलमेंट होती थी अपने इजराइल की, उसको निकाल दिया, और पूरा का पूरा आज गाजा स्ट्रिप, और अभी भी वहां पर 66 जो ये बंधक बनाए थे वो क्यों नहीं छोड़ दिया? 1 साल हो गया, 1 साल पहले 7 अक्टूबर को पकड़ा था। बिल्कुल। और आज केवल, और उनको तिल तल का मार रहे हैं। कहां चली गई? तो इन आंकड़ों में मत जाइए, ये आंकड़े गुलाबे हैं, और हम यदि इसकी बात करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह से यही चीजें होती थी जब हमारे ऊपर मुगलों ने आकर के चीजें की, पूरे देश को मुगल की गुलामी के अंदर में डाल दिया गया। 200 साल तक हमारे ऊपर ब्रिटिश आके राज करके चले गए कि हम आए हैं आपको ह्यूमैनिटेरियन चीजों पे। मैं इसको एकदम नहीं मानता हूं। यदि आप करेंगे, और इजराइल
एब्सोल्युटली अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो बिल्कुल। इजराइल का खत्म हो जाएगा इस दुनिया से वजूद, उसके लोग मारे जाएंगे। ये सेकंड वॉर का हॉलोकॉस्ट का एक्सटेंशन है। वो कहता है कि हम आपको अस्तित्व ही मिटा देंगे। हमास एक दुश्मन कहता है और हम कहते हैं कि ना 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 ना, हम तुमको ही मारेंगे भैया। हम ये जो गलत गांधीवादी तरीका है, मैं उसके सख्त बरखिलाफ हूं। हम बिल्कुल लोग सुदर्शन जी हाँ, के साहब। नहीं, मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। बाल साहब एब्सोल्युटली वो बोलते हैं डिसेंट तरीके से, वो अपनी सोच उनकी है, उनकी सोच सही है। मैं इस सोच को नहीं मानता हूं। यदि मैं कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर था और पाकिस्तान में, क्योंकि हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, उस समय मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मैं गया और आज भी वो जगह है बरकरार। ये तो कहते थे कि हम एलसी भी नहीं क्रॉस करेंगे। तो ये जो हम अपने को सेल्फ मॉनिटोरियम ले लेते हैं, तो या तो हम सामरिक दृष्टिकोण से ये चीजें सही नहीं है और ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती हैं। इसलिए ऐसे लड़ाइयाँ जीती नहीं जाती है। अच्छा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा तिल आपने। करके मार बहल रहे साहब हैं। मुस्कुरा रहे हैं, बहल साहब के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है चक्रपाणी जी के पास जाएंगे। चक्रपाणी जी क्या आपसे आपके आपने दोनों को सुना, बहल साहब को भी सुना और के सिन्हा साहब को भी सुना, आप किन के साथ हैं? मुकेश जी, सबसे पहले तो सुदर्शन टीवी के श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सिंपल सी चीज है, सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप एक बुरके की आड़ में, बच्चे की आड़ में, प्राइवेट घरों की आड़ में अपना एम्युनिशन डंप बनाते हैं और अगर मैं वहां पे डीएसएलआई लग जाती है, तो किसकी गलती है? डीएसएलआई लगाने वाले की या जिसने वहां पे वो चीजें संभाल के रखी हैं? यही किया है इजराइल ने। जहां जहां उन्होंने अपने बम फेंके हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन उसके बाद के जो इफेक्ट्स हुए हैं वो साफ दिखाई देता है कि उन्होंने जो स्टिल्ट पार्किंग में एक सिंगल वो ईंट की दीवार बना के वहां पीछे रखा है, तो क्या वहां रहने वाले लोगों को नहीं मालूम था? बिल्कुल मालूम था। यही चीज गाजा में हुई, यही चीज लेबनान में हुई, यही चीज हिंदुस्तान में होती है। यही चीज अगर आप देखें, हिंदुस्तान के अंदर एक शोभा यात्रा जाती है, मस्जिद के ऊपर से पत्थर पड़ जाते हैं। क्या लोगों को नहीं मालूम कि मस्जिद के ऊपर पत्थर आए? बिल्कुल मालूम। एरियाज में कहते हैं नहीं साहब आप यहां पे नहीं जा सकते, ये तो फलाना संवेदनशील एरिया है। ऐसे काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। और सिन्हा साहब ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, वो है नैरेटिव सेटिंग। जो नैरेटिव वॉर है, यहां पे हिंदुस्तान भी हार रहा है और इजराइल भी हारा हुआ है। अब आप देखिए, कहीं भी देखिए, अभी फिलहाल यूएन का सत्र चल रहा है, वहां पर भी सब कहते हैं लेबनान के ह्यूमन राइट्स, पैलेस्टीनियन के ह्यूमन राइट्स। किसी ने बात की हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये ह्यूमन है? ये अगर ह्यूमन नहीं है तो भाई, अगर एक कॉकरोच होगा उसको मारना है तो कॉकरोच को तो मारा जाएगा। सिंपल सी चीज है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं सहमत हूं बहल साहब से कि हम गांधीवादी करेंगे। देखिए, जहां हम धर्म चक्र उठाते हैं वहां सुदर्शन चक्र भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल। जहां हम रामायण से हम बात करते हैं तो वहां पे भी राम ने बाण उठाया था और लंका पे वार किया था। यहां वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों उदाहरण आपने दिए, बहल साहब वही कह रहे हैं कि दोनों उदाहरण ठीक है, लेकिन दोनों ही लड़ाइयों में सिविलियन नहीं मारे गए थे। तो बहल साहब वही कह रहे हैं। तो चलिए, अभी वक्त है, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहल साहब से लेके बहल साहब क्या कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन हम तो भारत की दृष्टि से कहते हैं कि भारत के जो हिजबुल्ला जो विदेशों में जाकर के छुपे हुए हैं, उनको किस तरीके से मारें, स्ट्राइक करके मारें या जिस तरीके से इजराइल ने मारा है वैसे मारें। मारना जरूरी है, तरीका कुछ भी हो। फिलहाल ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा यूं ही जारी है हमारे साथ। और बहल साहब हमारे साथ है, के सिन्हा साहब और सुदर्शन चक्रपाणी, तीनों जो हैं बहल साहब के पास जाते हैं। बहल साहब, आपने जो थ्योरी दी, दोनों जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं दोनों ने इसका विरोध किया और मैं भी कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूं आपकी इस बात का। और वैसे लोग खास तौर पे जो ये कहते हैं कि ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है,
और जिनको मरने से डर नहीं लगता है, और जो इसी तरीके का, और जो उनको बचाते हैं, जैसा कि अभी चक्रपाणी जी ने भी कहा और के सिन्हा साहब ने कहा कि जो वहाँ पर थे आतंकी, वहाँ पे तो आतंक को बचाने वाला, आतंकियों को बचाने वाला, समर्थन देने वाला भी तो आतंकी ही है ना। तो अगर वो मारे जाते हैं तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? बहल साहब। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत से कोई प्रॉब्लम, जो दोनों इतने अच्छे एजुकेटेड स्पीकर्स ने बोला है, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है जी। मैं प्रिंसिपल पे जा, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंसिपल ये है सर कि अगर आप जितने भी हम इंसर्जेंसीज देखें, और खासकर जनरल साहब ने तो मेरे से ज्यादा इंसर्जेंसीज देखी हैं, लेकिन सर एम्बेसी में काम करते हुए मैं बहुत इंटीमेटली बहुत सारी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के साथ भी इंटरैक्ट कर चुका हूं, और आतंकी संगठनों के साथ जो लीडर्स वहां पे बसे होते हैं वो भी हमको कहीं ना कहीं किसी एम्बेसी पार्टीज में मिलते थे। तो उस सब को नजर में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि उनको मारना जरूरी है। तो ये गांधीयन फिलॉसफी जो है वो वाली बात नहीं मैं कर रहा। गांधीयन फिलॉसफी में तो मारना ही नहीं है, अपने आप भी थप्पड़ खा लो और कहो दूसरा वाला भी साइड कर दो, वो वाली फिलॉसफी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं राइट टू अटैक की जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं उस तरीके से कह रहा हूं जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इसलिए ना हो क्योंकि कई इनोसेंट जो है, जब देखिए अगर हम एग्जांपल गाजा स्ट्रिप का ले तो 70% महिलाएं और बच्चे जो अभी पैदा हुए वो तो आतंकी नहीं हो सकते, उनको मारा गया है, और 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, और पूरा कंप्लीटली उसको कार्पेट बॉम्ब कर दिया गया गाजा का, तब भी उनके कंट्रोल में नहीं आया। 1 साल हो चुका है। अब दूसरी बात आती है, पॉलिटिकल चीजें देखिए। अब नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी भी इंसर्जेंसीज थी, क्या वो सभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन से नहीं हुई? मणिपुर की अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुई? क्योंकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। जिस दिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो और उस पर काम कर रही है गवर्नमेंट, उस पर भी काम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी वॉर जो है, सर ने तो सुनजू भी पढ़ा होगा और इन्होंने बहुत सारे पढ़े होंगे, उन्होंने सब में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एंड स्टेट इज द एंड स्टेट ऑफ द मिलिट्री। जब तक पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होता तब तक कोई भी आतंकवादी की जो एक्शंस हैं या कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नासूर ही रहेंगी, कभी कम हो जाएंगी कभी ज्यादा। इसका एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल है 1992 मुसावी को मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसी टाइम पे यही सिचुएशन थी। बहुत सारे लीडर्स जो हैं, चाहे वो जैसे इस बार अकील है, फौज शक्कर है, अल्तनील है, अब्दुल्ला है, नासिर है, इन सबको मार दिया गया। लेकिन क्या हुआ, साथ में ये भी बात चल रही है कि हाशिम सैफ जो है अब वो नसरल्लाह की जगह लेंगे। आपको मुसावी का याद होगा, मुसावी के मरने के बाद ली थी जगह नसरल्लाह ने। फिर 2006 हुआ, 2006 में भी इजरायली फोर्सेस गए अंदर। अब 2024 में है हम, क्या खत्म हुआ हिजबुल्लाह? नहीं हुआ, बिकॉज जब तक फिलिस्तीनियों का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, स्टेट सॉल्यूशन नहीं होता गाजा में, तो ये अटैक करते रहे। अगर सिंपल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कर दो, आप सीज फायर कराओ, एक्सचेंज करो प्रिजनर्स को और बंदूकों को, और उसके बाद आप एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ काम करो। के साहब आपकी बात सुनकर के हंस रहे थे, आप भी सुने होंगे, तो मुझे लग रहा है कि उनके पास जवाब है आपकी इस बात का। के साहब? बिल्कुल। देखिए, बाल साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि शायद एम्बेसी में काम किए, शायद डिप्लोमेसी में ज्यादा बिलीव करते हैं। जहां डिप्लोमेसी फेल होती है एंड जहां पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल होता है, तो वहां से एक्चुअली वॉर स्टार्ट होती है। एंड वॉर इज द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एम। हाँ, या कोई भी इंसर्जेंसी स्टार्ट होती, इंसर्जेंसी इज अ हाइब्रिड वॉर प्रोलॉन्ग विद द एम ऑफ पॉलिटिकल। ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं शायद आपके दर्शकों को, क्योंकि बहल साहब ने भी एक पक्ष रखा है जो कि वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरी आप कह दो कि भैया ठीक है, हाथ जोड़ो, दे दो, हमारे बंधक बन गए, आपने रेप किया, गलत किया, कहीं कोर्ट पे ले जाओ, वहां बात कर लो, कोई डिप्लोमेसी चला जाएगा। जिन्होंने किया होगा, मैं भी यूएन मैं लीडर रहा हूँ, मैं यूएन मिशन का लीडर रहा हूँ एज अ जा करके, और हमें यूएन पीस कीपिंग भी किया है, यूएन पीस इन्फोर्समेंट भी किया है, और मैं एम्बेसी में भी रहा हूँ। तो जो मेरा उस समय भी था, और मैं जिमी कार्टर के साथ किया है, अपनी ड्यूटी की है। वो SRESG के कमांड ये होते थे रिप्रेजेंटेटिव, मैं मिलिट्री हेड हुआ करता था। बात वहां नहीं है। बात यदि हम ये कहेंगे कि हमारा ये है, ये चीज मैं अपना बताता रहूं, तो इन चीजों से नहीं होता है। 57 डिव का मणिपुर का इन्होंने कहा, मैं उस डिवीजन का कमांड किया हूँ, 57 डिवीजन जो वहां पर है। परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम मिलिट्री थिंकिंग है नहीं। हम उस चीजों पर कोई ऐसा नहीं कि सारा का मिलिट्री सोल्यूशन होता है। वेयर
पॉलिसी फेल्स, जहां पॉलिटिकल फेलियर होता है और फिर सुंजू की बात करते हैं, वही चाइना जो हमारे सर के ऊपर में बैठ करके कुछ नहीं करता। एक लड़ाई केवल भारत की लड़ी है 62 की, कहीं लड़ाई नहीं लड़ता, कहाँ जाता है वो मार खाता है और वो हमें दबाता रहता है उसी थ्योरी। हम उसकी थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं तो इसको एकदम ही नहीं मानता, एब्सोल्युटली। देखिए, कोई थ्योरी नहीं, कोई लिटिल हार्ट की थ्योरी नहीं, आज की थ्योरी है वो चलती है। और आज की थ्योरी ये है, टेररिज्म उस समय नहीं होता था। एक टेररिज्म किया था दुर्योधन ने, जब उसने चिरहरण किया था, कृष्ण ने उसकी पूरी की पूरी खानदान खत्म कर दी, उन्होंने करवाया, वो मैं उसको मानता हूं। मैं गुरु गोविंद सिंह को मानता हूं, जो कि काबुल तक उनके खड़क, और वहां पर भी कोई रहम नहीं होती थी। वहां के पठान बुर्का पहन करके अपने पैजामा को ऊपर करके बचते थे, वो खौफ होती है। तो मैं मिलिट्री मैन हूं, मैं स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को देखता हूं और हमारी जब तक जरूरत है तब देखता हूं, अदरवाइज हम मणिपुर सर आपको मैं आऊंगा, बार बार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है के.के. सिन्हा साहब, बहुत अच्छी बातें चल रही है, मैं वापस ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर आप ही से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी। के.के. सिन्हा जी बीच में बोल रहे थे, बीच में ही रोक दे रहा पर सिन्हा जी एक बार मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी करें आप। मुकेश साहब, हमें ऐसा लगता है कि जब आप हमारे से आकलन लेते हैं, आप किस लिए आपके दर्शक सुन रहे हैं जी, जब दर्शक आपके सुनना चाहते हैं, हम अपने देश की एक सोच को रख रहे हैं। यदि इस सोच को हम इस तरीके से रखेंगे कि नहीं, मानवता है, ह्यूमन राइट है, दीज आर वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग। हम नहीं कहते कि हम तो कहीं भी नहीं मानते, हमने तो कभी भी खड़क नहीं उठाया। यदि हमारा कोई गला घोटता है तो गला घोटेंगे, तो हम ज्यादा, और जो भी उसके सपोर्ट में है, यदि उसकी कोलैटरल डैमेज होती है तो होने दीजिए, उसका मेरा ये मानना है। वो उसके लिए जिसने लड़ाई शुरू की है उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। आज पूरा का पूरा इजराइल को दोषी ठहराने के लोग लग गए हैं। जब 7 अक्टूबर को उन्होंने, और ये लड़ाई 68 से है, और देखिए जो वेस्टर्न पावर होती है, भारत के संदर्भ में भी वही है। इजराइल को टू नेशन थ्योरी, इंडिया का भी टू नेशन थ्योरी जिन्ना साहब लेकर आए थे। टू नेशन थ्योरी में आप ये बताइए, टू नेशन थ्योरी हम छोड़ दीजिए, इंडिया का छोड़ दीजिए, कैसे बंटवारा होता है? बंटवारा में ऐसे होता है कि एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान बनाओ, और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दो, उसके बाद वही आपके अगेंस्ट में फिर चला जाए। यही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में है, और यही यूके ने 1948 में इन्होंने किया है, 1947 में हम आजाद हुए और उन्होंने इजराइल में किया है। अब बताइए, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक बनाकर टू नेशन थ्योरी जो हम बात करते हैं, और भारत भी नहीं करेगा, क्योंकि हमें चल के मतलब मुझे किसके लेना देना है, मेरे को सच्चाई बोलनी है। जरूर फिलिस्तीन को के साथ मैं खड़ा हूं, पर फिलिस्तीन का ये कि देश बन जाए। टोटल इजराइल की जो यहूदियों की जगह है वो 410 किलोमीटर की जगह है, पूरे विश्व में इतना ही बड़ा लंबा है, और वो तकरीबन 115 किलोमीटर का है। और ये जितने भी जो फिलिस्तीनी हैं जो आए हैं वहां, ये सारे सेटलर्स हैं, और यही सेटलिंग आज से हमारे जो सेकंड या थर्ड जनरेशन, यही इंडिया के अंदर में यदि हम नहीं जागते हैं, यही लड़ेंगे कि ये जो सेटलर हैं ये कहेंगे हम यहाँ के हैं, आप टू नेशन थ्योरी, 10 नेशन थ्योरी बना देंगे इस देश को। तो टू नेशन थ्योरी के साथ में हूं, बट टू नेशन थ्योरी का नॉट द वे द वे यूके हैज डन इट इन दिस एरिया, ऐसे नहीं बनाया जाता टू नेशन थ्योरी में। और जो भी हमारे सूत्रधार थे इवन 1947 में, जो जिन्ना की बातों में आकर के जो आप ईस्टर्न पाकिस्तान और देश को आप बांट दीजिए, जिससे कि लड़ते रहें, और वो आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। इन्होंने वही चीज किया है इजराइल के अंदर। मेरे वहां के लोगों को मैं फिर से आपको बताऊं, 94 लाख बच गए हैं यहूदी, 94 लाख। इसके पहले केवल जॉर्डन में 3 लाख यहूदी होते थे, एक यहूदी नहीं बचा। इजिप्ट में होते थे, लोग नहीं जानते इन चीजों को। लेबनान में होते थे, एक यहूदी नहीं है। जो यहूदी थे
यहूदी या जो क्रिश्चियन के नाम में उन्होंने क्रिश्चियनिटी ज्वाइन की थी, उसका नाम था साउथ लेबनन आर्मी। वो उन्होंने 2000 तक जब उसको ऑक्युपाई किया था लथानी रिवर तक, तब वो थे, और वो जनीन का इलाका ऊपर का इलाका है, वहां थे वो। मगर उनको अभी अपर गलीली में आना पड़ा, मगर इसको कोई नैरेटिव बताता ही नहीं, ना बताने दिया जाएगा, न सुनने दिया जाएगा ये, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर में लड़ाइयां नहीं होती। ठीक है, मेरा काम है कि जितनी हमारी समझ है, जितनी सोच है, जितनी उसको हम आपके दर्शकों तक, आपको, जिससे कि, और इसका फर्क पड़ता है, इसलिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इसलिए हम जाकर के, नहीं तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे कि नहीं, आप ये लोग आए हैं, कुछ पैसेंजर को पकड़ा ले गए तो छोड़ दो, और वो आपके ऊपर में 1000 कट करेंगे, 1000 कट मारेंगे आप। इंडिया का और इजराइल का कोई सिचुएशन अलग नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई सिचुएशन अलग नहीं। अभी एक बात ये हिजबुल्लाह को लेके, क्या इस स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, या हिजबुल्लाह कमजोर तो हुआ है लेकिन क्या खत्म हो जाएगा? खत्म करना चाहिए। मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह, आपने पहले इसको देखिए, ये जो लड़ाई है, ये पूरी जो प्रक्रिया है 1968 से शुरू हुई है, मगर हिजबुल्लाह बाय नेम, किसी ने इसको कह दिया कि वो 82 में लेबनान वॉर के समय भी थी। हिजबुल्लाह हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 92 उसके आप कुछ बता, 92 से ये जो इसका, ये नहीं कि वो उसके पहले का है, और 2000 में वहां से निकली थी इजराइली फोर्सेस ने सदर्न लेबनान में। और मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं रशिया के इसलिए अच्छी मानता हूं जो उसने यूक्रेन में किया, वहां पर ले आएंगे आप ह्यूमैनिटी एंगल। यूक्रेन उसका हिस्सा होता था रशिया का, लोग इसकी भी नैरेटिव पूरी बदल दी है, और वहां पर भी टू नेशन थ्योरी ला करके करना चाहते हैं और चीजों को बदलना चाहते हैं। तो वेस्ट ऐसा ही करता है, और वेस्ट एशिया के अंदर में यही चीज कर रहा है, उसको किया है अभी। जी सर, जनरल साहब ने बहुत अच्छे अपनी तरफ से पॉइंट्स रखे हैं, पर मेरा कुछ और पॉइंट्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करूंगा। 1982 में हिजबुल्लाह फॉर्म हुई थी। 1992 में उनके मुसावी लीडर होते थे, चीफ, जैसे आज नसरुल्लाह थे अभी तक, तो वो उनको मारा गया था, और साथ में बहुत सारे और लीडर्स को भी मारा गया था। उसमें ऐसी सिचुएशन थी जो आज की जैसे सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद नसरुल्लाह बने, और कई सालों तक, देखिए कितने दशकों तक वो रहे, और अब उनको भी बिल्कुल, और 32 ईयर्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद फिर अब उनकी मौत के बाद भी हिजबुल्लाह एक सोच है, वहां के लोगों की एक सोच है। दूसरी है, अगर हम 1947-48 का पीरियड देखें, जब इजराइल बना था, तो जो ब्रिटिश का ये पूरा गेम था, इस बात से मैं बिल्कुल सिन्हा जी के साथ अग्री करता हूं कि पूरा गेम प्लान ब्रिटिश का था, लेकिन उसमें क्लॉज था, वो ये क्लॉज था कि फिलिस्तीनियों के लिए भी एक जगह होगी और उसके लिए वर्क किया जाएगा। तो वो वाला क्लॉज तो हम भूल जाते हैं। और तीसरी चीज आती है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात। कोई भी आतंकी इफेक्टेड एरिया है, आतंकवादी इफेक्टेड एरिया है, वहां पे जब भी सॉल्यूशन आया, मैं आपको 2 के सिर्फ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि त्रिपुरा में कई दशकों से वहां पे प्रॉब्लम्स थी, कई इंसर्जेंसी थी, लेकिन 2024 में गवर्नमेंट ने त्रिपुरा पीस अकॉर्ड साइन किया, जिसकी वजह से अब वहां पे शांति है। अब दूसरी जगह आता है मिजोरम की इंसर्जेंसी। वो 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ, उसके बाद से काफी सालों तक अपने देश के समस्याओं से हम वहां की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, दोनों सिचुएशन अलग है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो मैं आगे, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं थोड़ा सा, ये जिहाद है जी आप जी, एक मिनट सर, मौका देंगे सर, ट्राइबल वॉर को देख रहे हैं, मौका देंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैं आपको सारे चीजें, आप भारत से जी जल्दी, हमें वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, जितनी जल्दी आप वाइंड अप कर सकें। जी हाँ, बस मैं एक लाइन में और वाइंड अप करूंगा। मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूं जो हिजबुल्लाह ने या हमस ने किया था 7 अक्टूबर को, लेकिन साथ में ये कहूंगा कि उसके बाद जो इजराइल ने किया है 43,000 लोग को मार के और 20 लाख से ऊपर भेगर करके। सर आप ही ने कहा ना कि हिजबुल्लाह एक सोच है और हिजबुल्लाह एक आतंकी सोच है, तो अगर उस सोच के लोगों, समर्थन करने वाले लोगों को मारा जा रहा है तो कोई गलत नहीं, वो भी आतंकी है। आपने खुद कहा कि हिजबुल्लाह एक सोच है, तो उस सोच को मानने वाले जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आतंकी है तो आतंकी को मारा ही जाना चाहिए, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए।
फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुदर्शन जी को, चक्रपाणी जी को कम समय मिला, माफी मांगते हुए जो है मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आगे भी चर्चा होती रहेगी क्योंकि अभी तो हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चर्चा भी खत्म नहीं होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन ये तो थी नसरुल्लाह की बात, नसरुल्लाह तो मारा गया, हिजबुल्लाह अभी कमजोर हुआ है लेकिन मरा नहीं। लेकिन भारत के जो नसरुल्लाह है, जो कि भारत के बाहर, कोई अमेरिका में छुपा हुआ है, कोई पाकिस्तान में छुपा हुआ है, कोई भारत के भीतर भी छुपा हुआ है, उनको ढूंढना है, उनको मारना है। क्योंकि इनको जब तक ढूंढ के मारा नहीं जाएगा और इनके साथ किसी भी तरीके की रहम वाली बात नहीं होनी चाहिए, इन्हें ढूंढना चाहिए, मारना चाहिए, तभी जो है विश्व में शांति होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।